लोग प्रीवियस क्लास में कर रहे थे। एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैपेसिटर की बात कर रहे थे और कैपेसिटर में मैंने आपको ये बताया था कि कैपेसिटर बेसिकली क्या होता है ना कि एनर्जी को स्टोर करता है ना, चार्ज को एक्यूमुलेट करता है, डिपॉजिट करता है और एनर्जी को स्टोर करता है। और वो कहाँ पे काम आती है? जहां पर हमको लार्ज अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, क्योंकि कोई भी डिवाइस स्टार्टिंग के टाइम पर उसको ज्यादा करंट चाहिए, क्योंकि वहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। और आपको पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन माने लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है सबसे ज्यादा होता है। एक बार जब चीजें चल पड़ती हैं देन उसको कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लेकिन शुरुआत में उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब बैटरी जो है या सप्लाई जो है वो एक लिमिटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी देता है, लेकिन स्टार्टिंग के टाइम में हमको अचानक से बहुत ज्यादा चाहिए। दैट्स व्हाई वहां पर कैपेसिटर जो है वो रोल अदा करता है, वो एक्सेस जो करंट चाहिए वो कैपेसिटर देता है ना। और हमने पढ़ा था क्या, C इज इक्वल टू यानी कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, मैंने क्या पढ़ा था, Q बाई V। यही पढ़ा था ना, चार्ज बाई वोल्टेज। ठीक है, कैपेसिटेंस का मैंने पढ़ा था। और मैंने ये बोला था कितने टाइप का कैपेसिटेंस होता है? 3 टाइप्स अगर कैपेसिटेंस की बात मैं करूं तो मैंने बोला था कि कैपेसिटेंस 3 टाइप का होता है। एक होता है स्फेरिकल, जिसको हमने डिस्कस किया था, और एक पैरेलल पैरेलल और एक सिलेंड्रिकल। एक सिलेंड्रिकल, एक स्फेरिकल, एक पैरेलल और एक क्या होता है बेटा, सिलेंड्रिकल। स्फेरिकल तो हमने डिस्कस किया था ना प्रीवियस क्लास में, है ना। एक आइसोलेटेड, अगर स्फेरिकल, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर थी, तो अगर कोई आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर था तो उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू मेरी कितनी आई थी, किसी को याद है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना, जहां आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। यानी अगर कोई आइसोलेटेड रहेगा तो इतना रहेगा। लेकिन अगर एक स्फेरिकल कैपेसिटर की मैं बात करूं, ठीक है ना, मैं इनर वाला ही लेके, सॉरी आउटर वाला ही लेके चलता हूं, क्योंकि जनरली क्या हो जाएगा, आपका आउटर वाला से ही क्वेश्चन आएगा। मैंने तो बता दिया था। तो यहाँ पर है बेटा स्फेरिकल कैपेसिटर। तो एक स्फेरिकल कैपेसिटर जो है ना, कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ये इनर और ये क्या होता है, आउटर। ठीक है ना, एक इनर होता है और एक आउटर होता है। ठीक है बेटा, और ये कंसेंट्रिक है। ठीक है ना, इसका रेडियस क्या है, ए है, और बड़े वाले का रेडियस क्या है बेटा, बी है ना। और मैंने ये बोला था कि ये कैपेसिटर जो है आपका क्या है, अर्थ है। अर्थ रहता है कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए। तो यहां पर मेरी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आई थी, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, B माइनस A। ठीक है बेटा, ये तक हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया हुआ। जनरली इनर भी मैंने अर्थ किया था, वो आगे अब प्रॉब्लम है उनको तो मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि जनरली जो क्वेश्चन आपका नीट लेवल पे आएगा वो आउटर ही अर्थ रहेगा। और अर्थिंग क्यों करते हैं आपको पता है ना, जब भी कैपेसिटर लेते हैं तो एक को अर्थ क्यों करते हैं, ताकि कैपेसिटर कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। मैंने बोला था कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ चार्ज आप स्टोर कर सकते हो, तो वोल्टेज बहुत बढ़ जाती है, तो वोल्टेज को मेरे को डिक्रीज करना है। वोल्टेज को डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक को अर्थ कर देते हैं, है ना। अब अर्थ करने की वजह से क्या होता है कि वोल्टेज में डिक्रीमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से मैंने प्रीवियस क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था, यही प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस होता है। इसीलिए हम एक कंडक्टर को क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं होगा बेटा? नो सर, नहीं है। नो सर। आता है यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाम से ही जाहिर है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि मान लीजिए मेरे पास एक इंसुलेटिंग प्लेट है, ये इंसुलेटिंग प्लेट है ना, मेटल है लेकिन इंसुलेटिंग। इंसुलेटिंग का मतलब कंडक्ट नहीं कर रहा है, मतलब इंसुलेटेड, उसको इंसुलेट कर दिया गया। जैसे एक वायर को कैसे इंसुलेट कर दिया था वैसे ही। अब यहां पर मान लीजिए आप प्लस क्यू चार्ज दे रहे हो, इसकी एक स्टोरेज कैपेसिटी है ना, प्लस क्यू चार्ज दे रहे हो आप इसको। अब भाई कैपेसिटेंस इसकी बढ़ानी है, तो आप क्या करोगे, इसके बगल में भी एक क्या करोगे, एक दूसरा कंडक्टर लेके आओगे बेटा, न्यूट्रल। मान लो इस पे सिग्मा चार्ज है क्योंकि बड़ा कैपेसिटेंस। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है कि प्लेट के रिस्पेक्ट में, प्लेट की जो साइज है उसके रिस्पेक्ट में उसके बीच की डिस्टेंस बहुत कम है। बात समझ रहे, नहीं समझ रहे? प्लेट का जो जैसे मान लो कोई चीज बहुत ये है ना, अब इसके बीच में मैं डिस्टेंस बहुत कम रखूं, यानी ये जो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको क्या रखना है, वेरी शॉर्ट रखना है। अब यहां पर जब आप करोगे प्लस लेके आओगे तो इस पर इंडक्शन फिनोमेना हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, माइनस चार्ज आ जाएगा ना। यस, और यहाँ क्या आ जाएगा, इस लेयर पर प्लस आ जाएगा सर। प्लस चार्ज आ जाएगा। तो मान लो इसको चार्ज दिया आपने प्लस क्यू और इसको चार्ज दिया आपने माइनस। माइनस क्यू अभी तो नहीं है लेकिन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप इस वाले प्लेट को क्या कर दोगे बेटा,
अर्थिंग कर देंगे। अर्थ अर्थिंग कर देंगे, किसी को भी कर सकते हैं, अर्थिंग इस कर वाले को देंगे। अर्थिंग कर दिया मैंने। अब इसको जब मैं अर्थिंग कर दूंगा तो प्लस क्यू चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ चला जाएगा। सर अर्थ में। अर्थ या तो इलेक्ट्रॉन ले जाके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ये वाला निगेटिव नहीं जाएगा क्योंकि ये इंडक्शन की वजह से खींचा हुआ है ना। तो ये आ गया, फाइनली कुछ ऐसा बन जाएगा ये थोड़े टाइम के बाद। यानी इस पर मेरा क्या हो जाएगा बेटा, ये तो प्लस है ही मेरा, और ये क्या है माइनस। कुछ ना कुछ एरिया होगा, हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये मेरा अर्थ है। तो ये कैपेसिटर बन गया, प्लस क्यू प्लेट और माइनस क्यू प्लेट। Yes, sir. तो दैट इज नोन एज पैरेलल प्लेट। पॉजिटिव क्यू वाला भी तो अर्थिंग करवा सकते थे ना। किसको? पॉजिटिव क्यू वाले प्लेट को भी अर्थिंग करवा सकते थे ना। इंडक्शन, जिस जिस जो प्लेट आप एक्स्ट्रा लेके आते हो ना, उसको अर्थिंग करते हैं क्योंकि उस पर दोनों चार्ज इंड्यूस्ड होगा। प्लस क्यू तो आपके पास है, अब आप इसकी कैपेसिटेंस, क्योंकि प्लस क्यू के पास एक लिमिटेड है। मान लीजिए आप उसके पास दूसरा कंडक्टर अगर नहीं लेके आते हो, तो प्रीवियस क्लास में मैंने क्या बताया था कि ये प्लस है। अब ये वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब एक टाइम ऐसा आ गया कि भाई आप इससे ज्यादा स्टोर नहीं कर पा रहे, तो अब क्या होता है ना, इससे ज्यादा पे स्टोर नहीं कर पा रहे, अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है हमको। क्यों प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि मैं एक लिमिटेड अमाउंट, मैंने इस कंडीशन में इसकी स्टोरेज कैपेसिटी या एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज बहुत कम है, अब मेरे को उसको बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, वोल्टेज कम करेंगे। यस सर। वोल्टेज क्यों कम करेंगे? क्योंकि वर्क मेरे को कम करना पड़ेगा। वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा तो मेरे को मिनिमम वर्क करना पड़ेगा। अभी क्या ना, वोल्टेज बढ़ा बढ़ा बढ़ा, धीरे धीरे वर्क बढ़ रही है। अब एक टाइम में इतना ज्यादा वर्क बढ़ गया कि अब मैं अनेबल, उतना काम करने के लिए मैं अनेबल हूं। तो मैं क्या करूंगा, इसके पास में एक दूसरा प्लेट लेके आ जाऊं। तो ये प्लेट मतलब ये है न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल है तो इसमें इंडक्शन फिनोमेना होगा। अब इंडक्शन फिनोमेना होगा तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा बेटा, प्लस चार्ज आ जाएगा। Positive charge. अब इसको अर्थिंग करोगे तो पूरा प्लस चला जाएगा, तो इसलिए अर्थिंग उसको करना है जो एक्स्ट्रा आप लेकर आ रहे हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। सर हाँ बोलिए। सर जो हमने पहला वाला प्लेट लिया है वो इंसुलेटर है क्या? नहीं, इंसुलेटर नहीं है, कंडक्टर है, बट इंसुलेटेड है। ओके सर। कंडक्टर है। द कैपेसिटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स। ठीक है। हाँ, इनके बीच का जो मीडियम होता है वो डाइलेक्ट्रिक होता है। कंडक्टिंग मीडियम नहीं रखना है। कंडक्टिंग मीडियम रखोगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, कंडक्ट हो जाएगा, पास हो जाएगा, समझ रहे हो ना, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्लियर है? तो ओके इनके सर। बीच का जो ये मीडियम है ना, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। लेकिन ये जो होता है प्लेट्स, ये क्या होता है, कंडक्टर्स होते हैं। क्योंकि कंडक्टर के ऊपर ही चार्ज आप स्टोर करवा सकते हो, दे सकते हो। समझ रहे हो बात कि नहीं समझ रहे हो? Yes, sir. अब यहां पर बात आ गई बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल। एक तो मैं बता दिया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे फॉर्म हो रहा है, और एक उसकी भाई हर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो एक डिवाइस है। अब उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितना वो अपने आप को स्टोर कर सकता है, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहां पर अगर मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की बात करूं तो यहां पर देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। मैंने क्या बोला कि जो दोनों के बीच के डिस्टेंस है उसको आपको क्या लेना है, स्मॉल लेना है। तो मान लीजिए बेटा मेरे पास दो प्लेट्स है यहाँ पर, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा, एंड आई थिंक ये डिस्टेंस जो है डी है। और इस प्लेट की कुछ ना कुछ एरिया भी होगी, है ना भाई, एरिया होगा ना प्लेट का। प्लेट की एरिया भी मैं ले लेता हूं, दैट इज सम एरिया ऑफ द प्लेट। ठीक है, अब यहाँ इस वाले प्लेट को आप क्या करोगे बेटा, अर्थिंग, है ना। तो यहां पर मान लीजिए आपने चार्ज दिया है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। इनके बीच का डिस्टेंस डी है। और ऐसे जरूरी है कि दोनों प्लेट्स की लेंथ इक्वल हो। एरिया दोनों प्लेट्स की सेम रहना है, और नहीं तो आपको वो एरिया लेना पड़ेगा जो कॉमन हो। मान लो अगर प्लेट ऐसे रखा है, तो मान लो ऐसे रखा हुआ है, तो ये कॉमन एरिया आपको लेना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है ना। बट जनरली जो प्लेट्स ये होते हैं, वो प्लेट्स की एरिया क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, और नहीं तो आपको कॉमन एरिया लेना पड़ेगा अगर ओवरलैपिंग है उनके बीच में, इधर उधर है तो देन यू हैव टू बी टेक द कॉमन एरिया। अब यहाँ पर क्या हो गया बेटा, प्लस क्यू चार्ज हो गया, या प्लस सिग्मा मान लीजिए, यहाँ पर माइनस सिग्मा हो गया। प्लस क्यू भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज
यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पर जो प्लस क्यू इंड्यूस्ड हुआ था वो तो अर्थिंग में कहाँ चला गया, ग्राउंड में चला गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेस आके उसको न्यूट्रलाइज कर, ये है। अब इसकी कैपेसिटेंस मेरे को निकालनी कि भैया ये पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस कितनी होगी, हाउ मच कैपेसिटेंस इज फॉर दिस पैरेलल प्लेट। तो मैं क्या करूंगा, निकालूंगा, और कैपेसिटेंस निकालने के लिए मेरे पास फंडा क्या है, क्यू बाई वी। मैं Yes, स्फेरिकल का भी आपको निकाला हूं, तो मैं निकाला हूं क्यू बाई वी। तो मेरे को इस दोनों प्लेट के बीच का वोल्टेज डिफरेंस निकालना। अभी तो मेरे को वोल्टेज डिफरेंस निकालना मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं बीच में कहीं पॉइंट ले रहा हूं और ये पॉइंट ले रहा हूं पी, और मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं। तो इस पॉइंट पर कौन कौन इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा बेटा, पॉजिटिव प्लेट भी बनाएगा, नेगेटिव प्लेट भी बनाएगा, दोनों बनाएगा ना, है कि नहीं? Yes, sir. पॉजिटिव प्लेट किधर बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अवे फ्रॉम द प्लेट। कितना बना रहा है, E1 बना रहा है। निगेटिव भी बनाएगा, Yes. निगेटिव किधर बनाएगा, टुवर्ड्स। तो यहाँ पर निगेटिव भी बनाएगा, उसको मैंने E2 ले लिया है। क्लियर है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे आप लोग, दोनों एक ही डायरेक्शन में बने। अच्छा, एक पैरेलल प्लेट जो है या शीट कह लो, दो शीट का कॉम्बिनेशन है, तो एक शीट किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो आपको पता है। तो दोनों बनाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जो होगा उसको जो E मान रहा हूं, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, E1 प्लस E2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। जो भी है, मतलब दोनों ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, सेम ये में है, क्या कहते हो आप, सेम डायरेक्शन। तो मैं मान रहा हूं लेट, एकदम आसान है, लेट E is the electric field at point P। पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा वो क्या है, A है, P E है। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, E1 plus E2. प्लस E2. आपको पता है कि एक सिंगल जो शीट होता है वो कितना बनाता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2। मैग्नीट्यूड में रख रहा हूं, डायरेक्शन तो मैंने कंसीडर कर ही लिया। तो इसका एलसीएम लोगे बेटा, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कर जाएगा सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए लिख सकते हो। यस सर। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी है कि नहीं। तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, क्यू बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं इक्वेशन नंबर। अब मैं ये मान रहा हूं कि दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ पर जो दोनों प्लेट्स हैं, इस दोनों प्लेट्स के बीच में अगर कोई मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस की बात करे, तो मैं मान लेता हूं कि इस दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है। नजर आ रहा है आप लोग को ये वाला, ये दोनों प्लेट जो है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है। अब मैं क्या करूंगा भाई, निकालूंगा, लेट V इज द potential difference, let V is the potential difference between the plates, then अब आपको पता है कि V is equal to क्या होता है, V is equal to क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। पढ़े हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे पढ़े हो ना, इक्वल टू dB by dr माइनस dV बाई डिस्टेंस। तो ये जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, या ये भी पढ़े हो, dV इज इक्वल टू E इंटू आर, E इंटू डी आर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो पूरा मेजॉरिटी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगा तो आपको आप सीधे पुट कर दोगे इंटू डी आर, ये तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए, तो V इज इक्वल टू E इंटू डी हो गया। अब यहाँ पर V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनली V इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा E कितना आया है, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट और इंटू क्या हो जाएगा D। सही है बेटा, सभी आदमी को समझ में आ रहा है ना। Yes, निकाल दिया और E के बाद मैंने V निकाल दिया। अब जब V आ गया तो मेरे पास तो एक, जब V आ गया अब मेरे को चार्ज पता ही है प्लेट्स के, Q चार्ज है, सिग्मा है, सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, Q चार्ज है ना। अब यहां पर आप क्या करोगे, निकाल लोगे, कैसे निकाल लोगे, V नोट एट, और आपको क्या पता है,
C इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? Q by V. अब Q तो आपको Q ही है, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q, और V की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है हमको, तो V की वैल्यू कितना है? Q बाई Q इंटू D। अब बाई क्या हो गया? A इंटू एप्सिलॉन नॉट, उसको ऊपर ले गया मैं, क्लियर है? Yes, sir. अब Q से Q कट गया, यानी क्या बच गया? एप्सिलॉन। Epsilon naught by D. D. यानी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट A बाई D। यानी C इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा फाइनली C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट Not A by D. एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की कैपेसिटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी। डन बेटा? Yes. हाँ, अगर यहाँ पे एयर या वैक्यूम है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि किसी भी फॉर्मूला में एयर या वैक्यूम आ रहा है, अगर मान लीजिए कि मीडियम उसमें आ जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई। Electric constant से. चल, तो एक बात, ए क्या हो गया? एरिया, डी क्या हो गया? डिस्टेंस। Distance. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आपको पता ही है, 8.85 into 10 minus 12. है ना? अगर मीडियम रहेगा, माने दोनों प्लेट्स के बीच में एयर या वैक्यूम के जगह पे कोई मीडियम आ जाएगा, इफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, if a medium of dielectric constant is inserted between the plates, then C is equal to क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A by D हो जाएगा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. चलिए आगे डिस्कस कर लेंगे हम लोग। यानी मैं ऐसे लिख देता हूँ, CM, M का मतलब समझते हो बेटा? M का मतलब मीडियम। Medium. क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A by कितना हो जाएगा? शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? Yes. Yes, sir. ये अगर मीडियम क्या है, मीडियम रहेगा नहीं, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि एक पैरेलल प्लेट की कैपेसिटर किन किन चीजों पे डिपेंड करे, तो मेरे को तो यहाँ पे फैक्टर्स में दो चीजें तो दिख रही है। एक क्या दिख रही है? एरिया और डिस्टेंस। वो तो छोटा एरिया हो बड़ा, अच्छा एरिया अगर आप बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगा सर, बढ़ेगा। बढ़ेगा, इंक्रीज, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऊपर है। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट के बीच में कम होगा। डिस्टेंस बढ़ाओगे तो क्या होगा? सर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कम होगा। कोई और चीज पे भी कैपेसिटेंस वेरी कर रहा है? नो सर। सर मीडियम पे। सर मीडियम पे। मीडियम भी आएगा तो आपको ER इंसर्ट कर रहे हो ना, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। यानी मेरी जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस है वो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है? एक तो मेरे को डिपेंड कर रही है C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, एरिया के एरिया, यानी ये एरिया ऑफ द प्लेट्स, जहां पर A क्या है आपका? एरिया ऑफ यानी अगर आप एरिया को इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज, या वाइस डिक्रीज। दूसरा मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है? C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लेट, इनवर्स। जहां D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। यस सर, डिस्टेंस बढ़ेगा प्लेट्स के बीच में अगर आप डिस्टेंस को क्या करोगे? बढ़ा दोगे, तब आपका क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगा, यानी अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो C क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। तीसरा किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? मीडियम पे डिपेंड कर मीडियम। डाई इलेक्ट्रिक, हाँ मीडियम बोल सकते हो। तो मीडियम का क्या हो जाएगा? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द इंसुलेटिंग मीडियम। और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द इंसुलेटिंग मीडियम के साथ क्या है कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ER है ना? यस सर। ऊपर है। अब आपको पता है कि एयर की ER सबसे कम होती है, वो कितनी होती है? एयर की ER कितनी होती है बेटा? सर 1 यार। एयर की ER 1 होती है बेटा, बाकी की 1 से ज्यादा होती है। समझ रहे हो ना? यस। छोटी छोटी बात तो याद रखना पड़ेगा भाई आप लोगों को। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया सभी आदमी को कि डाउट है?
एप्सिलॉन Yes, नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, बस ईआर लग। वैसे ईआर क्या है, मैं तो बोल रहा था कि कोई भी फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूला मैंने अभी तक आपको पढ़ाए हैं, उन सभी में जहां भी एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, चाहे वो फोर्स में आ रहा हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा हो, चाहे वो पोटेंशियल में आ रहा हो, हर जगह एप्सिलॉन नॉट आया है। के आएगा तो एप्सिलॉन नॉट आएगा। एप्सिलॉन नॉट है तो दैट इज फॉर द एरिया वैक्यूम। इफ देयर इज एनी मीडियम देन ईच एंड एवरी फॉर्मूला इंक्लूड कर लो उसमें ईआर। जहां भी एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, तो कोई भी फॉर्मूला आपका बन रहा हो इलेक्ट्रोस्टैट में, इफ देयर इज एनी मीडियम देन पुट ईआर ओवर देयर। ओके, कहीं Yes. मैंने दो मीडियम तो मैंने नहीं भी लिखा है, मान लो कहीं पे मैंने मीडियम का नहीं लिखा होगा, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट, तो वहां पर अगर मीडियम आ गया तो समझ लो ईआर वहां पर आएगा ही आएगा। क्लियर है? वेरी गुड। अब चलिए आगे चलते हैं। सर हाँ बोलिए बेटा। सर वैक्यूम का ईआर कितना होता है? वैक्यूम या एयर दोनों की 1 होती है। एयर का थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन वैक्यूम में ही कंसिडर कर लेते हैं। ओके सर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दिया हुआ 2022 का क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड एंड एरिया इज हाफ इफ द इनिशियल कैपेसिटेंस इज सी। यानी शुरुआत में कह रहा है कि डिस्टेंस को डबल कर दिया, एरिया को हाफ कर दिया। शुरुआत में जो कैपेसिटेंस थी वो कितनी थी? सी। तो फाइनल कैपेसिटेंस, तो शुरुआत में कैपेसिटेंस उसकी कितनी हो जाएगी बेटा? ये सी है शुरुआत में। शुरुआत में तो सी है, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट ए। अब कह रहा है कि दूसरा कैपेसिटेंस जो है उसकी एरिया जो है, जिसको मैं A2 मान लेता हूँ, उसकी एरिया क्या हो जा रही है? हाफ हो जा रही है। जा रही है। और डिस्टेंस क्या हो जा रही है बेटा? A2 मान ले रहा हूँ, डबल डबल है। तो नया जो कैपेसिटेंस बन रहा है उसको आप क्या लिखोगे? एप्सिलॉन नॉट A2 बाई D2। यस सर। हाँ सर। मैंने एरिया को A2 मान लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, एरिया क्या हो जाएगा बेटा? हाफ ना, यस A/2। A/2, एरिया इज हाफ एंड डिस्टेंस इज 2D 2D। एप्सिलॉन नॉट बाय डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A बाई 4D। D। अब यहाँ पर मेरे को बताओ, एप्सिलॉन नॉट A बाई 4D है, तो ये वाला पार्ट तो आपका C है, पुराना वाला। यस सर। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा अगर मैं सॉल्व करूंगा इसको? तो C डैश C/4 हो जाएगा। बाई 4। 4 ऑप्शन नंबर 4। में से ज्यादातर लोग 2 बोल रहे थे, नहीं 4 ही बोल रहे हैं। 4 4 4, ठीक है ठीक है, चलो डन ना। यस सर। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ अ 2 फ्राड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन दैट द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन दिया हुआ और आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ द प्लेट। बड़ा आसान है, क्या लगा देंगे? एप्सिलॉन नॉट A बाई D। पैरेलल प्लेट जब बोल रहा है तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब C की वैल्यू आपको दी हुई है, कितना दी है बेटा? 2 फ्राड। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता ही है, 8.85 इंटू 10 पे पावर -12। एरिया तो हमको निकालना है, और डिस्टेंस जो मेरे को दिया हुआ है 0.5, इसको इंटू से क्या करना पड़ेगा? 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई। मीटर में बदलना होगा। अब उधर ले जाओ, गुना कर दो उसको, गुना करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, नहीं? यस सर। यस सर। तो 1 इंटू 10 पे पावर -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8.85 इंटू 10 पे पावर -12 इंटू A। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? इसको इधर कट करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 पे पावर -10। सही है ना? यस सर। इधर 1 बच गया, तब आप क्या करोगे? 1 इसको ले आओगे तो डिवाइड हो सर जाएगा। 0। 1 डिवाइड 8.85 इंटू 10 पे पावर -10 इक्वल में गॉट इट? यस सर। एरिया इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा? ऊपर ले जाओ, 10 पे पावर 10 हो जाएगा ना, यस सर। डिवाइडेड बाय 8.85 इंटू 10 पे पावर, सॉरी ये तो रह गया ना, 8.85 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऐसा करो 100 कर लो इसको, 100 इंटू 10 पे पावर 8 लिख सकते हैं ना? यस सर। वैसे भी लिख सकते हो, 1 बाई भी कर सकते हो, मैं 100 कर दिया, इंटू क्या हो जाएगा? 8.85। अब 100 को 8.85 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा बेटा? 0.11 into 10 कैसे आ जाएगा भाई? 100 100 मैंने किया, 100 डिवाइडेड बाई 8.85, यह आ जाएगा 11.29
इंटू 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 11.3 इंटू 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। आप वो जो लिख सकते हो 0.11 भी कर सकते हो, तब आपका 10⁻⁻10 आ जाएगा। हाँ सर, यस सर, हाँ तब वैसे सही है? यस यहां पर एक क्वेश्चन दिया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ। Where a simple pendulum of length L is placed between the plates of a parallel plate capacitor having electric field E as shown in figure. Its bob has mass M and charge Q. The time period of the simple pendulum is given by. अच्छा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है, तो बता सकता है? सर, 2π√L/G ऐसे। पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की कोई बात करेगा तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π√अंडर क्या होता है, L/G। L/G। लेकिन यहाँ जी जो डालते हैं ना उसको बोलते हैं जी इफेक्टिव। Yes. एक्सेलरेशन लग रहा है ना, जी इफेक्टिव। अब यहाँ पर ये फिगर देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पर भाई फिगर देख रहे हो तो ये मास है छोटा सा बॉडी का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव से निगेटिव होगा, यहाँ तो होगा ना। यस सर। इस प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो डेवलप हो रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पे फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज किधर फोर्स लगेगा, उधर फोर्स लगेगा। यानी इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। यस समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे आप लोग? इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और इस डायरेक्शन में उसका mg लगेगा। यस सर। नहीं लटक रहा है तो ग्रेविटी इधर इसको ले रही है और वो उधर ले रहा है। अब इस डायरेक्शन में फोर्स बताओ क्या लग रहा होगा, इधर कितना फोर्स लग रहा होगा सर, QE। क्यू लग रहा होगा, इधर तो क्यू लगेगा ना बेटा, यस सर। हाँ चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इधर जो फोर्स लगेगा डेट इज QE और इधर जो फोर्स लगेगा डेट इज mg। mg। अब यहाँ पर नेट एक्सीलरेशन या नेट फोर्स आप कह लो, वो कुछ इधर आएगा, रिजल्टेंट निकालेंगे तो। सर Yes. ऑप्शन निकालना दिखा पड़ेगा दो आपको। वो नेट फोर्स जो है ये कुछ इधर आएगा, यानी यहां पर अगर यहां पर तो एक्सीलरेशन g हो जाएगा, यहां पर दोनों जगह एक्सीलरेशन निकाल लो या नेट फोर्स निकाल के उसको मास से डिवाइड कर लो, ऐसा भी हो सकता है ना। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया ना? फिगर समझ में आ गया? ऐसे आपको लगेगा फोर्स, बहुत आसान है, लेकिन आपको यहाँ पे जी नहीं रखना, आपको यहाँ पे जी इफेक्टिव रखना है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले वाले कंडीशन में देखो, यानी एक्स डायरेक्शन में जी कितना हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE बाय सॉरी जी कह रहा हूं, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा FX बाई M, यानी फोर्स इन एक्स डायरेक्शन डिवाइडेड बाई M। अब ये कितना हो जाएगा बेटा, QE बाई M, यही होगा ना। यस सर। AY इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स बाय मास कट जाएगा। Yes, AY sir. G। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, G इफेक्टिव या A इफेक्टिव, जो भी निकाल लो, तो वो कितना हो जाएगा बेटा बताओ, रूट अंडर Sir. क्या लगेगा, रूट अंडर क्या होगा, G स्क्वायर QE बाई M का होल स्क्वायर, यही होगा ना। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड क्या हो गया, 2π√अंडर कितना हो जाएगा बेटा, L बाई G। G कितना हो जाएगा, G स्क्वायर प्लस QE बाई M का होल स्क्वायर। यानी ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है, जरा देखना जरा, C। ऑप्शन सर। ऑप्शन नंबर C। ठीक है, आसान है, देख के भले घबराहट होती है कि अरे अब पता नहीं पेंडुलम वुंडुलम क्या क्या दे दिया भाई, आसान है, जो बेसिक कंसेप्ट है उस पे कभी भी काम करोगे तो आपका सोल्यूशन बन जाएगा। अब टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, वेव्स में पढ़े होगे आप लोग, ऑसिलेशन में पढ़े होगे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, Yes। लास्ट में पढ़े होगे, वहां पर आपको पता होगा T π√2LG होता है, लेकिन G इज इफेक्टिव सिचुएशनल। जैसे मैंने कराया था, अगर मेरी क्लास में कोई क्या हो तो मैंने बस वाला एग्जांपल बताया था कि बस अगर ऐसे जा रही है ना, तो सूडो फोर्स इधर की तरफ लगेगा। यस सर, मैं था। गुड। सर दोबारा एक्सप्लेन कर दोगे सर, नीचे वाला जो पार्ट था। कौन, ये वाला पार्ट? हाँ सर, एक्सेलरेशन वाला सर। देखो दो एक्सेलरेशन लग रहा है ना बेटा, ये तो समझ में आ गया, एक इधर लग रहा है, किधर लग रहा है। यस सर। अब दोनों का नेट तो निकालना ए पड़ेगा। बता दो सर, AY जो आया था हमारा, कहाँ पे, AY सर, AY
ए वाई का सर ए वाई वाई की तरफ कितना है mg, हाँ जी फोर्स बाय मास, एम में, हाँ ठीक है सर। ठीक है ना। एम ए और सर जी अब जो हमारा है जी इफेक्टिव, ये हमारा वो रिजल्टेंट है ना इनका। जी इफेक्टिव का मतलब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, ओके सर, उसी को इफेक्टिव बोल रहे हैं। ओके सर। अब चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहां पर कह रहा है वोल्टेज रेटिंग ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 500 वोल्ट। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी वोल्टेज रेटिंग है 500 वोल्ट। कह रहा है इट्स डाई इलेक्ट्रिक कैन विथस्टैंड, डाइलेक्ट्रिक समझ रहे हो ना कि मिनिमम मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को जो टॉलरेट कर ले विदाउट ब्रेक, उसको बोलते हैं हम डाई इलेक्ट्रिक। तो इट्स डाई इलेक्ट्रिक कैन विथस्टैंड अ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 पे पावर 6, यानी वोल्टेज आपको दिया हुआ है और वोल्टेज कितना दिया बेटा 500 वोल्ट। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो स्टैंड कर सकता है दैट इज 10 पे पावर 6 वोल्ट पर मीटर। कह रहा है एरिया ऑफ द प्लेट, प्लेट का एरिया दिया हुआ है आपको और 10 पे पावर -4 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। कह रहा व्हाट इज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द कैपेसिटेंस इज 15 फराड, यानी सी की आपको वैल्यू दी हुई है, आपको डाई इलेक्ट्रिक निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? हम लोग पहले आप क्या निकालोगे? डी निकाल लो। इस फॉर्मूले से यानी डी कैसे निकालोगे? E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई डी। V बाई डी। E मेरे को दिया हुआ है कितना? मैक्सिमम 10 पे पावर 6 टॉलरेट कर सकता है भाई। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V कितना दिया? 500 बाई क्या हो गया? D हो गया। अब D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 5 into 10 power 8 और -6, ये होगा ना? यस सर। हाँ यानी D इज इक्वल टू हो जाएगा 5 into 10 पे पावर -4। सर यस 10 पावर 6 है सर, माइनस कैसे होगा? नीचे से ऊपर गया ना वो। ये इससे मल्टीप्लाई में आ गया ना, मल्टीप्लाई में आया फिर डिवाइड में जाएगा वो, ऐसे नहीं देखो। सर, सर बोल्ट की वो तो 5 वो दिया ना 500 प्लस में सर ई मैक्स भी पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस की जगह पे रख दिया ना, फिर उसे ऊपर ले गए। चलो इधर देख लो, किसको? प्रियांशु को प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, सर ई की वैल्यू ई मैक्स की वैल्यू सर 10 पावर 6 दी है। यहाँ देखो ना 10 पे पावर 6 डी मल्टीप्लाई Yes, करो, sir. 10 पावर 6 डी इज इक्वल टू 500 हो जाएगा। अब डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 500 बाई 10 पे पावर 6, उसको ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा? 5 into 10 पावर। ऊपर जाने पे साइन चेंज हो जाता है ना। ओके समझ गया ना? अब यस तो यहाँ पर हो गया। अब ये कितना डिस्टेंस आ गया? अब आपका डिस्टेंस आ गया, तो आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई है, और कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है? C इज इक्वल टू लगाओगे एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब आपका एप्सिलॉन नॉट कितना दिया है? 15 पिको फराड। पिको का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -15। 10 टू द पावर -15 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट रखो बेटा। सर एप्सिलॉन आर भी तो रखेंगे क्योंकि हमें वही तो निकालना है। हाँ एप्सिलॉन आर भी रखे, डाइलेक्ट्रिक हुई, एप्सिलॉन आर भी रखे। अब यहाँ पर क्या करोगे? 8.86 बोल रहे हैं यहाँ पर ना, 8.86 इंटू 10 पे पावर -12 इंटू एरिया हो जाएगा 10 पे पावर -4 इंटू ER मेरे को निकालना है बेटा। तो ये मैंने रख दिया ER और इसको डिवाइड मैंने कर दिया 5 इंटू 10 पे पावर -4। सही है? यस सर। यस सर। ER का जरा वैल्यू निकालो बेटा, कितना होगा? इसको तो मल्टीप्लाई कर दो, एक काम करो ना, मल्टीप्लाई क्या करो? 10 पे पावर -4 कट जाएगा। यस अभी आ गया 15 इंटू सर 5। ये 15 into 10 के पावर -12 होगा ना? -12 होगा सर, पिको फराड है। -12 होगा सर। -12 होगा पिको फराड। वो होता है आपको, ये क्या कहते हो, फेरो होता है वो ना 15। पिको फराड सर। पिको का 10 पे पावर -12 होता है ना? यस सर। 15 किसका होता है? फेरो का। पता नहीं सर, 12 तक ही जाता है। 15 भी होता है। पिको फराड का 10 पे पावर -12 भी होता है। पिको फराड, हाँ 10 पे पावर -12 होता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर, अच्छा कट जाएगा ना सर फेम्टो का होता है 10 की पावर -15। अच्छा, ठीक है, तो ये कट जाएगा बेटा। अब यहाँ पर कितना आ गया? 75 आ गया ना? 15 Yes. 75
इज इक्वल टू बच गया मेरा 8.86 इंटू ईआर, ER, yes sir. 75 बाई 8.86 इज इक्वल टू ईआर। ईआर की वैल्यू कितनी आएगी जरा बताना बेटा। 70 लगभग ये 8.46 आ रही है। 8.65 आएगा, हाँ, क्योंकि 8 9 72 होता है, तो ये 8.86 है, 8.75 डिवाइडेड बाई 8.86, 8.46 आ रहा है, सर राउंड ऑफ करके 8.5 यानी 8.5 इज द आंसर। Yes sir. ठीक है बेटा। Yes sir. यस अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। No sir. अब यहाँ पर क्या है, एक है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। अभी मैंने क्या देखा था कि मैं प्लेट्स के बीच में क्या था, या तो एयर था या पूरे प्लेट्स के बीच में मीडियम था। कोई भी मीडियम रहेगा भाई, पूरे प्लेट्स के बीच में आपका एयर या वैक्यूम है तो आप एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी लगाओगे, या पूरे प्लेट्स में आपने क्या कर दिया, कोई मीडियम लगा दिया, तो आप क्या करोगे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी लगाओगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई मैंने उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक कंडक्टिंग स्लैब डाल दिया, एक कंडक्टिंग स्लैब मतलब कंडक्टर उसके बीच में डाल दिया। पूरे प्लेट्स में भी हो सकता है, वो कम दूरी में भी हो सकता है। तो मान लो मैं कम दूरी में ले रहा हूं कि भाई, मैं से इसको ऐसे समझ लो तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। मान लो ये आपका पैरेलल प्लेट है बेटा, ये जो है ना, ऐसे मैंने लिखा, ये आपका पैरेलल प्लेट है, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या किया, पैरेलल प्लेट लिया तो डेट विल बी पॉजिटिव, और यहां पर क्या आ जाएगा, निगेटिव। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर आपका निगेटिव चार्ज आ जाएगा बेटा, बाकी क्या वो अर्थिंग की वजह से पॉजिटिव तो चला जाएगा। मान लीजिए आप अर्थिंग भी ले ही लेते हैं, हम ये अर्थिंग कर दिया मैंने ये। हाँ बोलिए, किसी को कोई डाउट है क्या, जागृति बताइए बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्टेंस कुछ दिया होगा भाई, ये डिस्टेंस कितना है, डी है। अब इनके बीच में मैंने क्या किया, एक कंडक्टिंग स्लैब जो है डाल दिया। ये कंडक्टिंग स्लैब है, इनके बीच में पूरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के बीच में मैंने एक कंडक्टिंग स्लैब डाल दिया। पूरा भरा हुआ है, तो दिखने में थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ये पूरा जो है भरा हुआ है, ठीक है। बात आ रही समझ में आप लोगों को? Yes sir. अब कंडक्टिंग स्लैब जब मैंने यहाँ पे डाल दिया, अब यहाँ पर फर्क क्या पड़ेगा, कोई बता सकते हैं आप लोग? Sir जो charge. एरिया कम हो जाए तो सर चार्ज इधर से उधर ट्रांसफर हो जाएंगे। चार्ज इधर से नहीं, पूरे में नहीं है ना, पूरे में नहीं है, पूरे में नहीं है। यहाँ देखिए ना, ग्लास स्लैब के अंदर होगा ना, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इजी हो जाएगा ग्लास स्लैब के अंदर। चलिए यहाँ पर मान लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ, यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए कि इसकी थिकनेस जो है ना, इसकी टी थिकनेस है, तो एक्चुअली इसको ऐसे समझो कि जब मैंने नहीं डाला था, यानी जब मैंने ये कंडक्टिंग स्लैब नहीं डाला था, तो इनके बीच में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा। Yes और वो sir. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहा होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि इन प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा कि नहीं रहा होगा बेटा? Yes सर sir. इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहा होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं मान रहा हूं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या था, ई नॉट था, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट, जब मैंने कंडक्टिंग स्लैब नहीं डाला था। अब ई नॉट यहाँ पर भी होगा, वो 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 यहाँ पर भी होगा, वो यहाँ पर भी। जैसे आपने कंडक्टिंग स्लैब को डाला था, तो हालांकि इसमें चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, इस पोलैरिटी पे प्लस आ जाएगा, इस पोलैरिटी पे माइनस आ जाएगा। लेकिन आपको पता है, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है. 0 होता है। यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई साहब नहीं हो पाएगा, यानी इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 0। तो पहले क्या था ना, पूरे डी डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड था। Yes sir. पहले पूरे मतलब ये पूरा प्लेट जो है ना, अगर आपने नहीं मतलब ये किया, तो पहले जब आपने नहीं रखा था, यानी ये जो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, तो ये पूरे डी डिस्टेंस तक आपका क्या था,
इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड था हाँ पूरे डिस्टेंस में, यस लेकिन अभी दिक्कत हो गया। अभी क्या हो गया, डी में से टी डिस्टेंस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म। यस सर। थिकनेस आपका, उनके Yes, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो गया। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है वो डी माइनस टी थिकनेस तक है। सही बात है ना? यस सर सही है। यस सर अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डी माइनस टी थिकनेस। तो मैं मान लेता हूं कि जब मैंने स्लैब नहीं डाला था, एकदम आसान है, मैं समझाने के लिए थोड़ा सा बता रहा था, जब मैंने स्लैब नहीं डाला था तब इनके बीच में पोटेंशियल कितना है, वी नॉट। वी नॉट। जब मैंने स्लैब डाल दिया तो पोटेंशियल वेरी कर जाएगा। यस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पूरे प्लेट्स में के बीच में अब नहीं है। अब मैं मान लेता हूं कि इनके बीच में पोटेंशियल कितना हो गया, वी हो गया। वी डैश। इनिशियल में मान लो इसकी कैपेसिटेंस भी कितनी थी, सी नॉट थी। ये जो कैपेसिटेंस चेंज होगा कि नहीं होगा, है ना? होगा सर। क्योंकि पोटेंशियल बदल जाएगी। पोटेंशियल क्यों बदलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अब उतने डिस्टेंस में नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी आर, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस डी हो जाएगा, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस कितने दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट। ई नॉट। यस सर। टी माइनस डी, डी माइनस डी माइनस टी दूरी तक, सॉरी डी माइनस टी, यानी इस गैप के बीच में है, इस गैप के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इस दूरी तक नहीं है। पहले ये पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड था जब आपने स्लैब नहीं डाला था। डन ना? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी फिलहाल? नो चलिए अब मैं इसको आगे, बहुत आसान है, एक बार आप सी निकालो, वी निकालो, एक बार आप वी नॉट निकाल दो। वी नॉट आप कब मान रहे हो, विदाउट स्लैब। वी कब मान रहे हो, विद स्लैब। सी नॉट कब मान रहे हो, विदाउट स्लैब। और इसकी कैपेसिटेंस को आप क्या मान लो, सी मान लो। तो मेरे को सी निकालना है कि जब मैंने, अगर मैं पूरे में डाल देता ना तब तो क्या होगा आगे देखेंगे। जब पूरे में अगर मैं डाइलेक्ट्रिक डालता तो कोई प्रॉब्लम है, सीधे ईआर डाल देते। अब मैंने सबसे पहले बार डाइलेक्ट्रिक तो डाला नहीं, मैंने डाला कंडक्टिंग स्लैब। हालांकि मैं डाइलेक्ट्रिक भी डालूंगा, अभी अगला डेरिवेशन वही हुआ, लेकिन मैंने कंडक्टिंग स्लैब डाला है, वो भी पूरे एरिया में नहीं डाला है। पूरे एरिया में डालेंगे तो क्या होगा, वो वी विल डिस्कस लैटर, मैंने इसी में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैंने क्या किया, उस डी में टी दूरी तक मैंने उसको डाला होगा। यहां तक तो समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं इतना लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, लेकिन मैं ये लिख दे रहा हूं, तो इतना लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, आप लोग समझ सकते हो। मैं लिख दे रहा हूं, इफ नो कंडक्टिंग स्लैब, if no conducting slab is present between the plates, यानी प्लेट्स के बीच में कोई कंडक्टिंग स्लैब मैंने नहीं रखा हुआ है, then potential difference is given by, तो वो क्या है बेटा, वी नॉट, और वी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट। सही है ना? यस सर। अब मैंने कंडक्टिंग स्लैब को डाल दिया, तो कंडक्टिंग स्लैब को डाल दिया तब पोटेंशियल कितना हो गया है, वी। वी अब मैं क्या लिखूंगा, व्हेन द कंडक्टिंग स्लैब इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स, यानी प्लेट्स के बीच में आप अपने कंडक्टिंग स्लैब डाल दिया, तब पोटेंशियल कितना बन गया है, V। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, बताना जरा, ईडी E नॉट इंटू डी माइनस। अब E नॉट जो है ना वो D माइनस टी थिकनेस तक ही है, बाकी में आपका प्रेजेंट नहीं है। समझ रहे बात कि नहीं समझ रहे आप लोग? यस सर। यानी इतना ही दूरी तक है। अब यहाँ पर अब बहुत आसान है, एकदम सिंपल है, सिंपल है। सर सेकंड वाले में भी नोट क्यों वो बड़ा ही नोट क्यों माना गया? कौन? सर आपने फर्स्ट वाले में भी ई नोट लिखा और सेकंड वाले में भी प्रेजेंट है ना, वैल्यू थोड़ी ना चेंज हुई है भाई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई नॉट ही है यहाँ पर। लेकिन सर फर्स्ट वाले में तो स्लैब नहीं है ना। तो स्लैब नहीं है तो मैंने पूरा दूरी तक लिया है, सेकंड वाले में स्लैब है तो इसके अंदर थोड़ी ना इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहले ये पूरे डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड था, अब इतना ही में है।
तो डी में से टी घटाओगे ना, टी दूरी में नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ही नहीं। जागृति समझ में आया बेटा आपको? यस सर, आ गया। आ गया ना? हाँ, तो ये आ गया। अब मैं क्या माना हूं कि जब मैंने स्लैब नहीं डाला है तब कैपेसिटेंस कितना है, सी नॉट। जब मैंने स्लैब डाल सी दिया, नॉट। सी नॉट माना है मैंने यहाँ पर, देखो। अच्छा, सी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाएगा। यस सर। सी नॉट की वैल्यू ये हो जाएगी ना, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ही होगा। यहाँ पर मैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने टी थिकनेस तक कुछ और मामला कर दिया है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं ये मान लेता हूं, लेट सी एंड सी नॉट बी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंसेस विद एंड विदाउट। सी क्या हो गया, विद, और सी नॉट क्या हो गया, विदाउट कंडक्टिंग slab between the plates। अब मैं लिखता हूं C बाई सी नॉट। C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई V। Q में कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, Q बाई V। और C नॉट के लिए क्या लिखोगे आप, Q बाई V नॉट। Q बाई V नॉट, क्योंकि जब आपने डाल दिया तब पोटेंशियल कितना है बेटा, V हो गया। जब आपने नहीं डाला था तब पोटेंशियल कितना था, V था। तो ये जो है वैल्यू, ये है विद स्लैब, ये है विदाउट स्लैब। तो ये हो गया विद स्लैब Q बाई V नॉट, ये क्या हो गया विदाउट स्लैब Q बाई V नॉट। प्लेट के ऊपर चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये ध्यान रखना। हाँ, इंडक्शन हो रहा है वो एक डिफरेंट थिंग, लेकिन प्लेट के, ये जो प्लेट है, ये पहले जितना चार्ज इस पर था अभी भी इस दोनों प्लेट पर चार्ज उतना ही है। समझ रहे बात नहीं समझ रहे? यस सर। यस। तो Q तो वेरी कर नहीं रहा है, तो यहाँ पर एक्चुअली आप क्या लिख दोगे, V नॉट बाई V, क्योंकि Q और Q कट जाएगा। हाँ या ना बोल दो भाई। यस सर। यस सर। V नॉट बाई V हो जाएगा ना, ये V नॉट ऊपर चला जाएगा और ये V Q बाई V है ना, V नीचे आ जाएगा। अब V नॉट इज इक्वल टू, आप लोग क्या पढ़े हो, E नॉट इंटू डी, यस। यस सर। और V क्या पढ़े हो, E नॉट इंटू डी माइनस टी। माइनस टी। सही है ना? सर यस सर। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर ए नहीं आएगा। ये क्यों आएगा भाई, Q बाई V की है ना हम यहाँ पे, ठीक है सर, ठीक। यहाँ पे ए नहीं है। अब यहाँ पर ये E नॉट और E नॉट कट जाएगा। अब C बाई सी नॉट, सॉरी, C बाई सी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, डी बाई टी माइनस टी। उधर तो शायद मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, C नॉट, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना बेटा, C नॉट हाँ सर। इंटू डी बाई क्या हो जाएगा, डी माइनस टी। C नॉट की वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू सर नीचे by- सी इंटू डी माइनस टी होगा ना? निकालनी है ना हमें सी की। नहीं, सही है। सी की वैल्यू निकालिए सर। अच्छा, इसको अलग लिखना पड़ेगा। हाँ, सही बोल रहे हो, ये जो है ना, ये ठीक है ना, तो मैं इसको कॉमा दे देता हूँ और यहाँ पे C लिख देता हूँ, ठीक है। यस सर। यहाँ पे एक लाइन दे देता हूँ, समझ गए आप लोग? यस सर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये D और D कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। यस सर। पहले हाँ, क्या बोल रहे हो दीपक? सर ये वाला स्टेप आप दोबारा लिख दीजिए, बहुत खिचड़ी सी हो गई है। कहाँ खिचड़ी सी हो गई है? नहीं सर ये एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी वाला समझ नहीं आया मुझे। साक्षी C नॉट की वैल्यू रख दिया है यहाँ पे बेटा, सी नॉट की वैल्यू इंटू डी बाई डी माइनस टी एक किया है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगा ना। यस। यस सर। तो मैंने यस सर, आ गया सर। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और ये डी तो ये डी वाला डी है ना, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे, इसकी वैल्यू। ओके सर। अब समझ में आ गया ना? अब C इज इक्वल टू क्या आ गया, अब C इज इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी। दैट इज द फाइनल फॉर्मूला व्हेन टी डी थिकनेस का कैपेसिटेंस आपने क्या किया है, इंसर्ट किया। यस सर। मुझे एक बात बताओ, ठीक है, समझ में तो आ गया ना? ये C यस। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, अगर मान लो मेरा
मेरा नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब कि कोई एयर या वैक्यूम है अगर पूरे प्लेट्स के बीच में, तब एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी लगाते। अगर आपने टी थिकनेस का कंडक्टिंग स्लैब आपने डाल दिया तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी हो गया। अब यहाँ पर एक चीज बता सकते हो आप लोग, ये बताओगे कि यहाँ पे कैपेसिटेंस घट गई कि बढ़ गई? सर घट जाएगी। सर बढ़ जाएगी, सर बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। सर इंक्रीज होगी, बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप लोग इंक्रीज हो जाएगी? क्योंकि सर डी में से टी माइनस हो गया है। ये नीचे वाली वैल्यू घट गई, यहाँ देखो ना, यहाँ नीचे वाली यस सर, सर डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है ना, इसलिए डिस्टेंस तो डिक्रीज हो गया, डी में से टी घटा रहे हो, अब इसलिए मेरी सी की वैल्यू जो है वो क्या होगी, बढ़ गई। यानी अगर इसको आप देखोगे तो सी ग्रेटर देन सी नॉट है, एयर या वैक्यूम है ना। तो इसका मतलब कि अगर कोई भी प्लेट्स है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर उनके बीच में आप कंडक्टिंग स्लैब डाल दोगे तो उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी अगर बढ़ाना है तो आप डाल दो कैप, दोनों के बीच में कंडक्टर डाल दो, कंडक्टर डाल दो तो बढ़ जाएगी। हाँ वो क्वेश्चन में दिया रहेगा तब ना, नहीं तो खुद से नहीं डाल सकते। नहीं, आपसे ऐसे जनरल ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बोल देता है कि इफ यू इंसर्ट अ कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन द टू पैरेलल कैपेसिटर, इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेज डिक्रीजेज, फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज, ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो इंक्रीजेज ही होगा। समझ रहे हो बात? जब भी आप कोई कंडक्टिंग स्लैब डालोगे कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। सर अगर कोई और मीडियम हुआ एयर या वैक्यूम की जगह तो फिर एप्सिलॉन आर भी लेना पड़ेगा। डाइलेक्ट्रिक, यहाँ देखो अगला वही है, ये कोई और मीडियम हो गया, मैंने डाइलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटिंग मीडियम हो गया, एयर या वैक्यूम के अलावा। ये मैंने मीडियम क्या डाला है, ऐसा स्लैब डाला है जो कंडक्टिंग है, और फिर ये डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, इंसुलेटिंग। वो डालेंगे तो क्या होगा, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा यहाँ पर एक और चीज मेरे को बताना है कि मान लो यहाँ तो मैंने बोला कि मैंने जो डाला है यहाँ पे स्लैब जो मैंने डाला है वो स्लैब टी थिकनेस का है, मान लो मैं पूरे ही इसमें डाल दिया, ऐसा भी तो कर सकता हूँ ना भाई? कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी, सॉरी यस सर, की वैल्यू डी हो जाएगी। मान लो मैंने पूरे स्लैब में डाल दिया, पूरा जगह ही नहीं छोड़ा, पूरा भर दिया, ऐसे इसने कंडक्टिंग डाल दिया, इसका मतलब ये जो टी ले रहे हो वो डी के बराबर हो जाएगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं नीचे क्या लिख सकते हैं कि इफ टी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए के बराबर हो जाएगी, टी इज इक्वल टू दी, यानी पूरा ही स्पेस जो है उसको फिल्ड कर दिया आपने कंडक्टिंग स्लैब से। इफ टी इज इक्वल टू दी हो जाएगा, देन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी। यस माइनस डी माइनस डी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय, इसका मतलब क्या हो सर ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया कि अगर आप किसी कोई कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर आप कंडक्टिंग स्लैब डालते हो, अगर आप कंडक्टिंग स्लैब डाल देते हो तो उसकी कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाएगी। इनफाइनाइट का मतलब उसकी कैपेसिटेंस बहुत 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 इंक्रीज कर जाएगी, बहुत ज्यादा। डन? यस सर। यस सर। प्रॉब्लम किसी को नहीं होगा? आई थिंक सो। सर अब यहाँ पर आ गया बेटा कि ठीक है कंडक्टिंग स्लैब डाल दिया, बढ़िया है। अब मैंने क्या डाला है यहाँ पर, इंसुलेटिंग स्लैब यानी डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। ये तो कंडक्टिंग स्लैब का मामला है, सीधा करना है आपको एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी, बड़ा आसान है। एक बार मैंने लिया विदाउट स्लैब, एक बार मैंने लिया विद स्लैब, लेकिन यहाँ पर अब मेरे को मामला कह रहा है कि मैंने डाल दिया सर कंडक्टिंग स्लैब ही, सेम चीज वही करेंगे, बस थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। थोड़ा सा फर्क क्या आएगा उसको हम देख रहे हैं। मान लीजिए कि ये मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस चार्ज था, मान लीजिए इस वाले प्लेट पर ये पॉजिटिव चार्ज है, और इस वाले प्लेट पर मेरा क्या है, निगेटिव चार्ज है, ठीक है। और ये मैंने इसको क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही अर्थिंग किया, अब मैंने इनके बीच में एक प्लेट डाल दिया। वो प्लेट कौन सा है, इंसुलेटिंग। एक्चुअली क्या है ना, इंसुलेटिंग है भाई, तो पोलराइजेशन तो यहां पर भी होगा। पोलराइजेशन होगा कि नहीं, पोलराइजेशन तो इंसुलेटर में भी हो सकता है, तो यहां भी पोलराइजेशन होगा और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ड्यू टू पोलराइजेशन।
हाँ या ना? यस सर। यस सर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा अंदर में, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूं नॉर्मली मैं लूं विदाउट प्लेट, तो आपको पता है कि भैया ये विदाउट मतलब विदाउट इंसुलेटिंग है, मतलब विदाउट इंसर्टिंग एनी मीडियम है, तो यहां पर तो पॉजिटिव है ही और ये निगेटिव है। आपने क्या कहा कि सर यहाँ का कैपेसिटेंस सी नॉट में मान लेता हूं, तो वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी, और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मैं क्या मान लेता हूँ, ये मान लेता हूँ भैया कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या मान रहे हो, स्टार्टिंग वाले को ई नॉट मान रहे हो ना, ई नॉट। यानी यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट। अब यहां पर भी इस वाले स्पेस में तो ई नॉट है, यानी यहां भी आप कह सकते हो कि ई नॉट है, यहां भी ई नॉट होगा। क्यों ई नॉट होगा? क्योंकि अब वो गुजर जाएगा, वो कंडक्टर नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे आप लोग? यस सर। ये वो कंडक्टर नहीं है। सर तो एक तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रहा था वो तो जाएगा ही जाएगा, यानी ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था तो जाएगा ही जाएगा। साथ में यहाँ पर एक मसला क्या हो रहा है ना कि एक और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर देखो बन रहा है, प्लेट के अंदर एक्स्ट्रा पोलराइजेशन की वजह से। माइनस प्लस। भाई कंडक्टर में ठीक है आपको इंडक्शन हो रहा था, लेकिन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, तो मेरे को कोई झंझट ही नहीं था, कोई मामला ही नहीं था। मैंने सीधा कहा कि भाई इसके अंदर तो जीरो है, यानी इसके अंदर मेरा पूरा मामला जीरो है, बस मेरे को क्या है इस गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां ऐसा बात नहीं है, गैप में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही जिसको आप ई नॉट मान रहे हो, लेकिन एक इलेक्ट्रिक फील्ड और वहां डेवलप हो रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या मान ले रहे हैं, E1 मान ले रहे हैं। और ओवरऑल इस कंडक्टर के अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा। मेरी बात समझ, कंडक्टर के अंदर अब दो टाइप, सॉरी कंडक्टर बोल रहा हूं, इस डाई इलेक्ट्रिक के अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं दो भाई? यस सर। एक तो पहले वाला क्रॉस कर रहा है, एक पोलराइजेशन की वजह से भी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, यानी अब इसके अंदर एक ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड मैं ये ले रहा हूं, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या ले रहा हूं, ई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। गेटिंग, समझ रहे हो ना बात आप लोग? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो भाई? यस सर। यस। यानी इस प्लेट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या ले रहा हूँ, ई ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं मिटाता हूँ थोड़ा सा, सर दूसरे कलर से लिखो। कंफ्यूजन हो जा रहा है। यस सर। यस। अरे भाई आप लोग महान आदमी हो। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एंड दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई। अब समझ में आएगा? यस सर। यस सर। ठीक है, ये तो बन ही रहा है E1, यानी कि अब यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई बन रहा है। तो अगर मैं कहूं यहां पर V नॉट ले रहा हूं, और यहां पर मैं मान रहा हूं कि जब आपने डाल दिया तब पोटेंशियल कितना डेवलप हो गया, V डेवलप। अब कोई कहेगा V नॉट, तो V नॉट के मामले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। V नॉट कितना हो जाएगा बेटा? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट। बेटा, ये एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ये E नॉट है। सर हाँ, ई नॉट डी। यस सर। दैट इज नॉट एप्सिलॉन, दैट इज E नॉट D। ये बना आपका फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में आपका क्या बन रहा है, V, तो V इज इक्वल टू आप क्या करोगे, E नॉट तो लग ही रहा है। E नॉट कितने जगह में लग रहा है? दो जगह। सर हो जाएगा सर, एक इधर है एक उधर। एक मिनट, ये डिस्टेंस D है बेटा, और इसकी डिस्टेंस अभी भी T है, तो D माइनस T, यानी इस वाले पोजीशन में आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है दैट इज E नॉट, लग रही है ना? यस सर। यहां भी आपकी E नॉट लग रही है, और इस वाले में भी आपकी क्या लग रही है, ई नॉट। नॉट लग रही है। समझ रहे हो ना आप लोग? यानी D माइनस T थिकनेस में आपकी E नॉट लग रही है, तो E इंटू क्या हो जाएगा, D माइनस T। अब प्लस में क्या हो जाएगा, E इंटू T, यानी ओवरऑल जो उस डाई इलेक्ट्रिक के बीच में, यानी इसके बीच में ओवरऑल, इसमें हालांकि दो तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन मैंने रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या माना, E, तो E इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दूरी तक लग रहा है, इतनी ही दूरी तक लग रहा है। सर टी। T यस सर। तो ये आ गया। समझ रहे हो ना आप लोग क्या मैं बता रहा हूँ? यस सर। यस सर। क्या बोल रहा हूं? किसी को दिक्कत है?
नो सर। भी तो हो सकता है ना, क्या बोल रहे बेटा? इवन भी तो हो सकता है। भाई इवन आप मान रहे हो जो इंड्यूस हुआ है, और ई नॉट, इवन और ई नॉट का रिजल्टेंट मैंने ई मान लिया। ओके सर। नहीं समझे आप बात? देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, चलो इसको मानो, यहाँ देखो इसको बड़ा करके मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर मान लो ये आपका इंसुलेटिंग मीडियम, तो एक तो ई नॉट जा ही रहा है पुराना वाला, ये तो जा रहा है ना, पुराना वाला तो जा ही रहा है, साथ में ये जो चार्ज डेवलप हुआ था, इस चार्ज की वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना, जिसको आपने क्या माना है E1। तो ये ई नॉट तो जा ही रहा था E1, तो ये दोनों का रिजल्टेंट मैंने क्या मान लिया, ओवरऑल ई मान लिया। अब समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही आप लोग? यस सर। अरे भैया, एक तो ये ओरिजिनल हाँ बन गया सर, मेरा आ E1, रही है। एक मेरा ये आ गया E1। अब इस दोनों का रिजल्टेंट ही मैंने प्लेट में मान लिया E। ई। सर यस सर। तो अब E आ गया ना, रिजल्टेंट E, और E कितनी दूरी तक है, ये प्लेट की दूरी कितनी है T, तो E इंटू टी हो जाएगा। यस। सही है? यस सर। चलिए वेरी गुड। अब ये कितना हो जाएगा मेरा, देख लीजिए जरा, बताता हूं आपको जल्दी से, तो टाइम भी हो रहा है, फिर मेरी क्लास भी है। तो यहां पर मैं क्या लिख दूं, इफ नो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्रेजेंट, जब कोई स्लैब प्रेजेंट नहीं, यहां क्या हो जाएगा, इफ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब is present between the plates. अब आप क्या मानोगे, C मान लो विदाउट डाइइलेक्ट्रिक स्लैब, और C नॉट क्या मान लो, सॉरी C नॉट मान लो विदाउट डाइइलेक्ट्रिक स्लैब, और C क्या मान लो विद डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, C बाई C नॉट इज इक्वल टू क्या करोगे आप, V नॉट बाई V, यही किए थे ना हम, Q तो कट गया था, यस सर। Q बाई भी लिखोगे तो Q और Q तो कट जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि मैं पूरा डिटेल में बताऊं इसको? यस सर आ रहा है। मजा आ रहा है। आ रहा है, साक्षी आ रहा है आपको? यस। ओके। अब V नॉट की वैल्यू रख दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, E नॉट इंटू डी। अब V की वैल्यू क्या हो जाएगा, E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस क्या हो जाएगा, E इंटू टी। डन? यस सर। V बाई V नॉट बाई V हो गया। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपने क्या लिखा, C बाई C नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नॉट इंटू डी डिवाइडेड बाई, इसमें E नॉट को कॉमन ले लो पूरे में, तो E नॉट को कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, D माइनस टी प्लस E बाई E नॉट बचेगा बेटा। यस। तो डिवाइड करना पड़ेगा, E नॉट नहीं है, इंटू क्या हो जाएगा T। समझ रहे हो ये कैसे किया मैंने? यस सर। जिसमें डिवीजन में नहीं होता है तो उसको लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये E नॉट और E नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, C बाई C नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, बताओ? डी माइनस टी टी प्लस ई बाई ई नॉट टी। इंटू टी। अब C नॉट को उधर ले जाओ, C नॉट को उधर ले जाओ, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सी नॉट इंटू डी इंटू क्या हो जाएगा बेटा, टी डी डी माइनस टी प्लस E बाई E नॉट इंटू टी। मैं टी। यस सर ई नॉट को ऊपर नहीं ले जा सकते? ऊपर ले क्या करेंगे, लेके तो गए हैं। ऊपर वो नहीं, सभी का कॉमन नहीं ना है, इसलिए नहीं ले आ सकते ना। अगर ये पूरे का कॉमन होता बेटा तब आप लेके जा सकते थे, ओके इसका नहीं है, इसमें तो नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू रख दो, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू डी। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर C नॉट की वैल्यू रख दिया, ठीक है ना। फिर क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, D माइनस टी प्लस में हो जाएगा E माइनस E नॉट इंटू टी। सही है ना भाई? यस सर। अब यहाँ पर आप क्या करो, इसको कट कर दो, D से D को कट कर दो, से काट दो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस टी प्लस हो जाएगा E बाई E नॉट इंटू टी। एक्चुअली क्या होता है ना कि E बाई E नॉट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैग्नेटिज्म मीडियम,
और इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस, ये क्या हो जाएगा बेटा 1/ER होगा। आपको कर सकते हो आप, मतलब ये आप इसको कर सकते हो। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बताओ, Q/4πε0r², यही होगा ना? यस अच्छा मीडियम में क्या हो जाएगा, Q/4πε0r², दोनों का डिवीजन यस सर, E0, तो ये आ जाएगा 1/ε0 आ जाएगा। 1/ε0 आ जाएगा। अगर दो E/E0 करोगे तो 1/ε0 आएगा ही आएगा, यू कैन डू इट। अब यहां पर देखो, ये जो वैल्यू है यहां पर मैं तो 1/ε0 पुट कर सकता हूँ, यहाँ देखो। यस सर। यानी फाइनली मेरा जो आएगा वो क्या आ गया, ε0A/E - प्लस क्या हो गया, T 1 by सर आपने टी बनाएगा ना, हाँ? टी लिख दिया सर आपने। वही वो ले लिया ना सर। मल्टीप्लाई कर दिया ना तो नहीं करोगे तो वही आएगा ना। हाँ सर। यस सर। ये मेरा फाइनल आ गया, मतलब ये मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया। अब ये जो फाइनल रिजल्ट आया, अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हो रही है, अगर मैं स्लैब डाल रहा हूं तो यहाँ पर कैपेसिटेंस बढ़ रही है कि घट रही है? कम हो रही है सर। सर हो बढ़ रही है रही है कम हो सर। रही है। सर बढ़ेगी कैसे सर? सर बढ़ रही है ना। देखो डी में से टी घट रहा है, अब प्लस आप T/ER जोड़ रहे हो। यस अगर नॉर्मल में बात करो, नॉर्मली अगर वैक्यूम में होता है तो डेट विल बिकम ε0A/D। अब देखो डी में से टी घट रहा है और प्लस T/ER जुट रहा है। ER की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है, यानी जितना माइनस हो रहा है उससे कम ऐड हो रहा है, यस सर। माइनस हो रहा है, लेकिन T/ER ऐड हो रहा है, यानी टी की कम वैल्यू ऐड हो रही है। इसका मतलब अभी भी ओवरऑल ये नीचे वाली वैल्यू क्या हो रही है, पहले के रिस्पेक्ट में कमी हो रही है, तो अभी भी मेरी कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसका मतलब एक ही कंक्लूजन आया, बाय द वे मैं एक ही कंक्लूजन कह सकता हूं यहाँ पर कि अगर आप डाई इलेक्ट्रिक डालो या कंडक्टिंग डालो, तो दोनों ही कंडीशन में आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, मतलब इंक्रीज हो। दोनों ही कंडीशंस में आपके कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्लियर है बेटा? सर यस सर। बोलिए अंशु। सर 1/ε0r जो है ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं ना, 1/k। डायरेक्ट के थोड़ी है ये, ER को बोलते हैं वो डायरेक्ट कांस्टेंट। ER इज ऑल्सो डायरेक्ट कांस्टेंट, 1/ER इज नॉट डायरेक्ट कांस्टेंट, ER इज द डायरेक्ट कांस्टेंट। ओके सर। सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से वैसे कैसे भी लिख सकते हैं उसको? नहीं के नहीं लिख सकते, या हाँ, लिखना ना 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 ना, वो वैसे लिख सकते हो आप जनरली डायरेक्ट कांस्टेंट को बहुत जगह के, हमको लगा वो वाला के बोल रहे हो आप, वो फोर्स कांस्टेंट कूलम्स का, हाँ लिख सकते हो, बहुत जगह के लिखा जाता है तो के लिखागा तो ER की जगह के लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। यहां पर भी हम मैं क्या बोल सकता हूं कि C ग्रेटर देन C0, यानी दोनों ही कंडीशंस में आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, चाहे आप इंसुलेटिंग डालो, चाहे आप डाइलेक्ट्रिक डालो तब, या कंडक्टिंग डालो तब। यानी मैं बोल सकता हूं कि प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक with dielectric slab between the plates of a parallel plate capacitor increases its capacitance। अब पूरे प्लेट में अगर है तब तो कोई मसला ही नहीं, तो सीधे आ जाएगा एप्सिलॉन। अगर आप इस फॉर्मूले में डाल भी दोगे आपको वही वाला फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे पूरे प्लेट में डालो, जरा पूरे प्लेट में डालोगे तो डी की जगह क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी, सॉरी टी की जगह डी हो जाएगी। इस फॉर्मूला में मैंने आपको अभी क्या बताया था कि अगर आप पूरे प्लेट में डालोगे तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ε0 εr/A/D, यही बोला था ना अगर इंसुलेटिंग मीडियम ये फॉर्मूला पूरे प्लेट में। अब पूरे प्लेट के लिए डालो इसमें, जैसे हमारा फॉर्मूला क्या आया है, C = ε0 A/, क्या आया है, D - T T/ER।
आप डालो टी की जगह डी करो तो क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस डी प्लस डी बाई ई आर। डी माइनस डी कट गया, ई आर ऊपर चला जाएगा। यस सर। यस सर। इंफिनिटी आ जाएगा फिर सर। वही आ जाएगा। तो पूरे स्लैब में है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तो मैं अभी ऊपर डिस्कस किया भी था कि अगर मीडियम रहेगा तो हम क्या करेंगे, सीधे कर देंगे, यानी सिंपल। हाँ बोलिए, किसको कोई डाउट है? एनीवन पिंगिंग? सर उसमें पूरे स्लैब में डाला था तो 0 आया था ना, तो इसमें तो मतलब इनफाइनाइट आया था उसमें, वो स्लैब कंडक्टिंग की बात हो रही, 0 नहीं आया था, इनफाइनाइट है वो कंडक्टिंग। जब भी हम मीडियम डालते तो इंसुलेटिंग मीडियम आप डाल रहे हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल रहे हो ना। तो ये सब जो भी बात कर रहे थे वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात। अगर आपने कंडक्टिंग डाल दिया है तो मैं बोल रहा हूं तब उसकी कैपेसिटेंस बहुत बढ़ जाएगी, यानी इनफाइनाइट कैपेसिटेंस हो जाएगी। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखना है कि अगर कंडक्टिंग स्लैब हो या इंसुलेटिंग स्लैब हो, दोनों ही कंडीशन में आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज बढ़ जाए। इंक्रीज करेगी। दैट्स इट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज और पैरेलल। जैसे आप 10th क्लास में पढ़े होगे ना, रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस का पढ़े होगे ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज इन पैरेलल। तो यहाँ भी हम ऐसे अगले चैप्टर में भी तो है। चलिए, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।